अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम 3 अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। तोशाखाना केस के हवाले से बातें सामने आई हैं। जो लोग तहाइफ घर लेके गए इनको भी वापस उनसे ये तहाइफ भी वापस लेने चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन ने ये बात की है। तोशाखाना का किरदार क्या है, ये कब बना, इससे तहाइफ कैसे वापस लिए जा सकते हैं या ख़रीदे जा सकते हैं, लेने चाहिए भी नहीं लेने चाहिए, इसमें कानूनी और मॉरल क्या वैल्यूज़ हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, इस पर बात करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी बात करेंगे कि कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले को 30 दिन में निपटाया जाए और पीटीआई को ये बात पसंद नहीं आ रही। उन्होंने इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की और ये कहा है कि जो उनमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि फेस द म्यूज़िक और फॉरेन फंडिंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो भी उन्होंने पसंद नहीं किया और वो चाहते हैं कि इसको दोबारा रिविज़िट किया जाए और वो नहीं चाहते कि 30 दिन के अंदर ये फ़ैसला हो। अब ये पीटीआई क्यों चाहती है, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा मुल्क की मौशी सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट सामने आई जिनका ये कहना है कि बेरोज़गारी की शरह 7% रहेगी। हुकूमत उम्मीदें तो दिला रही है आवाम को, लेकिन वो क्या कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी रखती है या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इमरान शफीक साहब। इमरान, ये बताइएगा कि 1974 में हमने ये देखा कि तोशाखाना बना दिया गया, इसको कैबिनेट डिवीज़न के अंडर कर दिया गया, लेकिन इसके हवाले से आप जितना भी रिसर्च कर लें, जितना भी पढ़ लें, आपको कोई ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आती, बल्कि जो उसका अमला है वो ये कहते हैं जी इस बारे में बात नहीं करें। कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के पैसों से तोहफे ख़रीद लेता है। केसेस पहले भी चलते रहे हैं, लेकिन मसला क्या है? कोर्ट ने कहा है कि इस हवाले से एक पॉलिसी बना लें, एक पॉलिसी बनाएं कि जो तोहफा आएगा वो सिर्फ खजाने में जमा होगा। देखिए, तोशाखाना के हवाले से ब्लैक एंड वाइट में कोई खास कानून पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ये एक हकीकत है। और पार्लिमान ने उस पर कोई खातिर ख्वाह लेजिस्लेशन नहीं कर रखी। लेकिन तोशाखाना जो बना है उसके रूल्स मौजूद हैं और वो रूल्स खुद पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब ने भी उस पर अमेंडमेंट करके रिवाइज किए और 2018 का उनका एक नोटिफिकेशन दिसंबर 2018 का मौजूद है और उस तोशाखाना के हवाले से तफसीलात दी गई हैं कि तोशाखाना में चीज़ों को किस तरह किया जाएगा। देखें, तोशाखाना में जो तहाइफ आते हैं उनको इस कानून में 2-3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक कैटेगरी कानून की ये है वो तहाइफ जो इस नोयत के होते हैं, जैसे आप नवादरात जिन्हें कहते हैं, या जो ऐसी तहाइफ है जो तारीखी अहमियत के हामिल होते हैं, हिस्टोरिकल चीजें होती हैं, उनके हवाले से इस कानून में यह है कि अगर नवादरात हैं और हिस्टोरिकल चीजें हैं तो वो किसी को भी नहीं दी जाएंगी, वो डिस्प्ले की जाएंगी। जो अजायब या जो इस तरह के नवादरात के जो पाकिस्तान के मुख्य इदारे हैं उनमें डिस्प्ले की जाएंगी और उसको उसके इस्तेमाल में लाया जाएगा। नंबर 1। दूसरे तहाइफ वो हैं जो गाड़ियां हैं। गाड़ियों के हवाले से भी उसमें ये दिया हुआ है कि गाड़ियां जो हैं वो सारी सरकारी खजानों में इस्तेमाल होंगी और वो जो गाड़ियों की पूल ऑफ कार्स है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कैबिनेट जिनके तहत पूल में जमा कर दी जाएंगी और वो भी किसी को नहीं दी जाएंगी। तीसरी कैटेगरी है उसकी 30,000 से कम रुपए के जो तहाइफ है। अगर तो 30,000 से कम का कोई भी तोहफा तो जिस शख्सियत को मिला है वो उसी की मिल्कियत होगा और वो उसे लिया नहीं जाएगा, बस वो उसको फ्री में दे दिया जाएगा, कोई उसके हवाले से कदम नहीं। चौथी कैटेगरी है जो 30,000 से ऊपर के जो तहाइफ है और वो पहले वाली 3 कैटेगरी में अगर फॉल नहीं करते तो वो आइटम जो है वो बहरहाल उसका राइट दिया गया है जिस शख्स को तोहफा मिला है वो उस तोहफे को वो रिसीव कर सकता है, वो ले सकता है कीमत दे के। कीमत देने का पैमाना ये है कि फर्ज करो 3 लाख रुपए का अगर वो कोई तोहफा है, उसकी मालियत 3 लाख है और उसकी मालियत का तयन जो है वो FBR करेगा और एक प्राइवेट जो है वो असेसमेंट उसकी जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहती हूँ कि तोशाखाना कमेटी उसकी एवेल्यूएशन करेगी, तो वो जो एवेल्यूएशन के फैक्ट्स हैं वो भी समझ से बाहर हैं कि इतने कम पैसों में आप कैसे खरीद सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये क्योंकि अभी तो कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए? अगर पॉलिसी नहीं भी है तो अब तक जो इतने दिहाइयों से होता आ रहा है, होना क्या चाहिए? अगर आपने एक तोहफा ले लिया है, आपको एक तोहफा मिला है और वो बहुत महंगा है और आप वो ख़रीदना चाहते हैं, तो अगर आपने वो कम पैसों में ख़रीदा है और अगर आपने कानून फॉलो किया है क्योंकि आपको उसमें गुंजाइश मिल रही है कि आप 15% या 50% पे ख़रीदें, तो इसमें फिर गलत क्या है? क्योंकि आपको तो कहा जा रहा है कि आप कंपैरेटिवली कम पैसे खरीद के
खरीद सकते हैं? देखिए, इसमें जो बुनियादी असूल ये है कि पाकिस्तान का कानून, पूरे पाकिस्तान ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान में कोई कानून भी कुरान और सुन्नत के मुखालिफ नहीं बनाया। यानी कुरान और सुन्नत जो है वो बुनियादी क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर कोई कानून बनेगा। और कुरान और सुन्नत के जो असूल हैं इस हवाले से कि सरकारी जो ओहदों पर विराजमान लोग हैं वो जो तोहफा लेकर आते हैं, वो तोहफा क्या उनकी जाती मिल्कियत हुआ करता है या वो तोहफा जो है वो रियासत की मिल्कियत होता है, यानी उस मुल्क के अवाम की मिल्कियत होता है और वो बैतुल माल का हिस्सा हुआ करता है। तो जो इस्लामी कानून है, जो चूंकि रियासत मदीना का भी तस्वुर हमारे यहाँ इस पर बात भी होती रही, तो वहाँ ये रियासत मदीना का जो बुनियादी तस्वुर है इस हवाले से, तारीख के हवाले से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीस है। और एक सही बुखारी की जो हदीस है उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में आप वसल्लम ने एक साहबी को जिसको मुकर्रर किया कि वो जाके ज़कात लेकर आए। जब वो ज़कात लेकर वापस पहुंचे तो वो ज़कात के साथ उनको कुछ ताइफ भी थे। उन्होंने कहा ये ज़कात तो होगी, वो आपने जो मेरी जिम्मेदारी लगाई थी वो मैंने इकट्ठी कर दी है, इसकी जो है वो ये जो तोहफे हैं ये मुझे मिले। तो आप वसल्लम ने बड़ी सख्ती के साथ, हालांकि आप वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है, लेकिन इस मामले पर क्योंकि बैतुल माल का मामला था तो आप वसल्लम ने उन साबित की सख्ती से सजनी फरमाई और उन्होंने कहा क्या तुम अगर घर में बैठे रहते तो तुम्हें ये तोहफे मिलते तुम्हारे माँ बाप के पास थे? तो यकीनन ये एक ऐसी चीज थी, नहीं तुम रियासत की जिम्मेदारी पर थे, रियासत ने तुम्हें एक इज्जत दी, एक मुकाम दिया, और जब तुम उस मिशन पर थे उसमें जो तुम्हें तारीफ मिले हैं तो वो तुम्हारी जाती मिल्कियत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ ऐसी अगर कोई पॉलिसी है भी कि 50% पे दिया जा सकता है तोहफा किसी को, तो वो कुरान और सुन्नत के और सादर शरीयत कोड ऐसी किसी भी पॉलिसी को, ऐसे किसी भी निजाम को उसको कलअदब करार देना चाहिए इस बुनियाद पर कि ये कुरान और सुन्नत के बुनियादी असूलों के मुताबिक है। और ये जो रियासत इमरान खान खुद भी बनाना चाहते थे उसमें इसी तरह की वैल्यूज़ वो लाना चाहते थे, तो अगर यही है जैसा कि आप कह रहे हैं तो फिर तो ये तोहफे फौरी तौर पे वापस आने चाहिए और ये तो फिर आवाम का हक है और स्टेट ऑफ पाकिस्तान का हक है कि ये तोहफों को वापस कर दिया जाए। लेकिन ये मुमकिन है कि अगर कुछ तोहफे बेच दिए गए हैं, इज इट पॉसिबल कि जो तोहफे हैं वापस आ जाए? लेकिन उस वक्त जो पॉलिसी थी ना, उस पॉलिसी के तहत अगर वो तोहफे खरीदे गए हैं, 50% उनकी पेमेंट की गई है और उनकी कीमत की असेसमेंट भी की गई है। क्वेश्चन ये है, देखिएगा आप, लेकिन असेसमेंट तो क्लियर होगी है ना, 14 करोड़ के तोहफे 3 करोड़ में बेच दिए, इट्स हेल ऑफ द डिफरेंस। असेसमेंट नहीं करवाई, और अगर असेसमेंट करवाई थी तो असेसमेंट अपनी मन मर्जी के मुताबिक करवाई, और 18 लाख की फीस, अगर आपने असेसमेंट अगर 5 करोड़ रुपया करवाती है और उस 5 में से आपने 50% 2.5 करोड़ रुपया कर दिया, असल सवाल पैदा होता है तो 5 करोड़ फी 18 और 20 करोड़ देती थी, तो आपने पहले तो जो अब मार्जिन हासिल कर दिया वो 15 करोड़ देगा, वो सिर्फ उस असेसमेंट में हासिल कर दिया। ये एक फिर मैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, और ये नैब का जो कानून है उसमें ठीक है। बहुत शुक्रिया इमरान शफीक साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अकबर एस बाबर, इमरान खान के साबिक दरीना साथी जो 2011 से 2014 से लेके अब तक इस केस पे लड़ रहे हैं, और उनके लिए तो बड़ी खुशी की खबर है कि 30 दिन में ये मामला सिमट जाएगा, लेकिन PTI के लिए अच्छी खबर नहीं है। उस पर इन पर मज़ीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया अकबर बाबर साहब इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें। अकबर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त कोर्ट ने कहा कि 30 दिनों में फंडिंग केस का फैसला सामने आना चाहिए, तो अब PTI रिलक्टेंट क्यों है? PTI तो पहले दिन से रिलक्टेंट है, क्योंकि PTI को पता है कि जो हकायक सामने आएंगे वो इनके लिए तबाकुल होंगे। तभी तो ये 7.5 साल लग गए। तभी इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 10, 2019 को लिखा कि हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ हुआ है PTI की तरफ से टू डिले द केस। तभी तो 125 के करीब पेशियां हुई हैं स्क्रूटनी। ये देखिए 150 से तो ज्यादा पेशियां हो गई हैं। ये अभी नवी रिट पिटीशन की है, और ये ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह ये कोई केस पिछले महीने लगा था और 1 महीने की डेडलाइन मिल गई है। तो ये तो एक 7.5 सालों की एक पूरी इसकी तारीख है, और जिसमें PTI ने तमाम हरबे इस्तेमाल किए, मुझे हरासा करने की कोशिश की, मुझ पे 3 केसेस किए,
مجھے اس کیس کو سارا سیکرٹ رکھنے کی کوشش کے لیے اپلیکیشنز اور ہائی کورٹ میں ریٹ تک کی. تو بیسیکلی تو پی ٹی آئی اس حقیقت سے ڈرتی ہے کہ جو سامنے انشاءاللہ آئے گی اور اب جلد آئے گی. لیکن اسد عمر کی طرف سے جو اعتراض دائر کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ اس میں فورن فنڈنگ کا لفظ استعمال کیوں کیا گیا ہے, ممنوع فنڈنگ کا لفظ استعمال ہونا چاہیے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ ناؤ فیس دا میوزک کی جو ٹرم استعمال کی گئی ہے, ناؤ فیس دا میوزک, تو انہوں نے کہا کہ یہ دس از ناٹ اے ریلیونٹ ٹرم. دیکھیے اسد عمر کو پتہ نہیں اس کیس کا کتنی تفصیل پتہ ہے. اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ایک فورن کمپنی, فورن نیشنل اور آف شور کمپنی پی ٹی آئی کو فنڈ کرتی ہے اور ایک سے زیادہ کمپنیاں کرتی ہیں جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں, تو پھر وہ فورن فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں نا. قانون تو کہتا ہے کہ ایک فورنر بھی پی ٹی آئی کی کسی پارٹی کی فنڈ نہیں کر سکتا, فورن کمپنی بھی نہیں کر سکتا, پاکستانی کمپنی نہیں کر سکتا. تو جب یہ سارے فورنرز مل کے پھر انڈین نیشنل جنہوں نے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی ہے, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, ان کا نام بھی بتا دوں گا, ان کا اکاؤنٹ کا وہ پیج بھی دکھا دوں گا کہ جس میں ان کا نام لکھا ہوا ہے جو انہوں نے فنڈنگ کی ہے. تو یہ بیسیکلی اب جب 30 دن کی ڈیڈ لائن آ گئی ہے تو اب تو آرگومنٹ بھی کمپلیٹ آلموسٹ ہو گئے ہیں. ابھی انہوں نے مزید 3 دن مانگے ہیں, اس کے بعد ایک دن ہم اپنے جواب جمع کرائیں گے اور آرگو کریں گے, اس کے بعد کیس کنکلوڈ ہو جائے گا. تو ابھی تو جانا چاہیے. دیکھو نا, ان کو تو چاہیے کہ یہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم صاف ہیں, ہماری کوئی لیگل فنڈنگ نہیں ہے, ہماری کوئی غیر ملکی فنڈنگ نہیں ہے, ہماری کوئی آف شور کمپنی کی فنڈنگ نہیں ہے جو غیر قانونی ہے. تو پھر ان کو چاہیے کہ اب اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. لیکن ظاہر ہے کہ دے نو کہ ریالٹی بہت ڈریڈفل ہے اور اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے, جس طرح کہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہے کہ اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے تو نہ صرف پارٹی پہ بلکہ اس کی چیئرمین پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے. تو دے نو کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. اور میں آپ کو یہ کہتا جاؤں کہ دیکھیے, انہوں نے پچھلے 8 سالوں میں کوئی 8-9 تو وکیل چینج کیے ہیں, اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیا کیا انہوں نے ایڈجرمنٹس اور درخواستیں اور ریٹ پٹیشنز اور کوشش کی ہے کہ اس کیس سے بھاگ چکے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ مارچ 15 کو جو پی ٹی آئی نے ڈاکومنٹ جمع کرایا ہے, اس میں جو انہوں نے خود جو چیزیں لکھ کے دی ہیں ان رائٹنگ, وہ اتنی ڈیمنگ ہے. یہ میں آپ آج کی تاریخ میں آپ نوٹ کر لیں کہ وہ ڈاکیومنٹ پتہ نہیں اس کو انہوں نے کیا کیا. انہوں نے 11 اکاؤنٹس کو اپنے لا تعلقی کا اظہار کر دیا جو کہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس آئے تھے, اور لکھتے کیا ہے کہ یہ 11 اکاؤنٹ جو ہے ہماری مرضی کے بغیر کھولے گئے ہیں. اس کا علم ہمیں 2018 میں ہوا, اور ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کون کرتا تھا؟ اسد کیسر, شاہ فرمان, عمران اسماعیل, میاں محمود اور رشید, نجیب ہارون وغیرہ وغیرہ, ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں جی یہ اکاؤنٹس ہمیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے جولائی 18 میں جب اسٹیٹ بینک نے ڈاکومنٹس منگوائے تھے اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ ہم یہ اور ہماری اجازت کے بغیر کھولے گئے ہیں. اور اب میرے پاس ثبوت آ گئے ہیں کہ 2012 میں پی ٹی آئی کا مرکزی فائنانس بورڈ ان میں سے 2 اکاؤنٹس کو آپریٹ کر رہا ہے, ان رائٹنگ کورسپونڈ کر رہا ہے. سردار اظہر طارق ان اکاؤنٹس کو لیٹر لکھ رہے ہیں اور سینٹرل فائنانس بورڈ کی ریزولوشن پاس ہو رہی ہے. یہ تو انتہائی اور خوفناک ہو گیا کمپلیٹ. پھر انہوں نے اپنے جو ڈاکومنٹ جمع کرائے اس میں انہوں نے اب تسلیم کر رہے ہیں کہ غیر ملکی فرم جو ہے وہ فنڈ کر رہی ہے, جو کہ قانون کہتا ہے انڈیویجول پاکستانی فنڈ. تو یہ ان کے لیے بڑی ایک ڈریڈفل سچویشن ہے جو سیلف کریٹڈ ہے, کریکٹو کورس نہیں لیا ٹائم پہ. تو اب اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2011 میں پارٹی کے اندر یہ معاملہ اٹھایا, تبھی عمران خان کو بتایا, پھر 2014 سے آپ اس کیس پہ کام کریں, لیکن یہ زیر التوا ہوتا رہا معاملہ. اس کا سیاسی طور پہ فائدہ بھی ہوا پی ٹی آئی کو, کیونکہ اگر ان کی گورنمنٹ کے اندر ہی کوئی فیصلہ آتا تو شاید وہ ڈیمیج ہوتے. لیکن اب ایک دم سے اس پہ تیزی, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ نہیں, ایک دم سے تو تیزی نہیں آئی نا. اب دیکھیے یہ ریٹ پٹیشن میں نے تو نہیں کی تھی جس پہ یہ فیصلہ ہے کہ 1 مہینے میں کریں. انہی معزز جج صاحب کے سامنے اسی کیس کے ریلیٹڈ 2 دفعہ کم از کم ریٹ پٹیشن یہ کر چکے. تو تمام جوڈیشری بھی اب اس کیس سے واقف ہے, اس کی تفصیلات سے واقف ہے. اب جب 7.5 سال ہو گئے ہیں اور اس کا کوئی کٹ آف ٹائم تو ہونا چاہیے نا, کوئی ڈیڈ لائن تو ہونا چاہیے تھا. وہی جج صاحب نے کیا اور یہ ریٹ پٹیشن انہوں نے خود کی ہے.
उनको किसने कहा था कि ये आप इस स्टेज पे आके ये फिर दरख्वास्त डालें कि अकबर बाबर को केस से निकालो? कभी ये दुनिया में हुआ है कि मुद्दई को केस से अलग कर दें और फिर ये कहते हैं कि अकबर को केस से अलग कर दो, और खुद जो है अपने मुखालिफ जमातों के केस न सिर्फ किए बल्कि उसकी स्क्रूटनी कमेटी में खुद बैठते भी हैं। तो ये एक तजादात का मजमूआ है। अब इसको कहीं ना कहीं तो खत्म होना था ना। ये पाकिस्तान की इलेक्शन कमेटी की तारीख में सबसे लंबा केस है। अब इसमें कोई तेजी तो नहीं है, सिर्फ ये काम की तरफ जा रहा है। तो अब ये घबराए हुए हैं, बस परेशान है। और अकबर साहब, इमरान खान तो ये कहते थे कि उनको मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से आती थी जब वो कैंपेन भी कर रहे होते थे, फंडिंग तो वो कभी नहीं ली उन्होंने जी। वो इमरान खान के कहने कि उनको बहुत फंडिंग की ऑफर्स आती थी जब वो कैंपेनिंग भी कर रहे होते थे, लेकिन उन्होंने कभी कबूल नहीं की। हाँ, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो उनकी ऑफर्स की तो कोई तस्दीक नहीं हो सकती। हम तो उस डोनेशंस की बात कर रहे हैं जिसकी तस्दीक। अब आपको क्या लगता है कि 30 दिन में मामला निमट जाएगा या ये फिर मजीद इसमें कुछ लकूनाज आ सकते हैं? देखिए, जब तक तो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ये सॉरी हाई कोर्ट का ऑर्डर होल्ड करता है, उन्होंने लिखा है कि 30 दिन में बाय ऑल मींस, यानी हर सूरत 30 दिन में फैसला करना है। अब जब तक ये हाई कोर्ट का ऑर्डर होल्ड करता है तो इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा कि हम इसको रोजाना की बुनियाद पर सुनते हैं। इन्होंने फिर उसमें रुकावटें खड़ी की कि 25 तारीख को हम नहीं आ सकते, जिसकी वजह से फिर उन्होंने 27, 28, 29 यानी 3 दिन लगातार इसकी हेयरिंग करके इसको कंक्लूड करना है। और मौजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि जाहिर है उनको भी टाइम चाहिए फैसला लिखने के लिए, तो दे वुड ऑल्सो नीड टाइम, सो दे वुड लाइक टू कंक्लूड इट एज सून एज पॉसिबल। तो इंशाल्लाह इस महीने की ईद से पहले, ये इंशाल्लाह ईद के बाद ईद का तोहफा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि पीटीआई से भी हमें एक मौक़िफ़ मिले, लेकिन वहाँ से किसी ने हामी नहीं भरी इस हवाले से बात करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो माजी में मौक़िफ़ सामने आते रहे, उनके मुताबिक इन तमाम डोनर्स की फ़हरिस्त, जो कि तकरीबन 40,000 से ज़ायद डोनर्स हैं दुनिया भर में, उनके डोनर्स की फ़हरिस्त इलेक्शन कमेटी की स्क्रूटनी कमेटी में जमा करवा दी गई है। और ये मामला 2009 से 2013 के दौरान और फिर 2014 से लेकर 2018 के दरमियान मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर ज़ेर बहस रहा। और अब देखते हैं कि 2014 से लेकर अब तक ये मामला किस तरह से सिमटता है, और ये जो 30 दिन का टाइम दिया गया है, क्या इसमें वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद कोई आइनी जवाज़ लेके आएगी अपनी फेवर में? क्योंकि फ़िलहाल जो उन्होंने 2 एतराज़ात उठाए हैं वो तो अभी तक कंसिडर नहीं हुए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। IMF की रीसेंट आउटलुक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इस वक्त फ़ारूक सलीम साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, इज़ वेरी सीनियर इकोनॉमिस्ट। फ़ारूक सलीम साहब, रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 7% रहने का इम्कान है, ये IMF की रिपोर्ट में कहा गया है। करंट अकाउंट खसारा और मुआशी तरक्की, महंगाई, ये तमाम अहदाफ पूरे नहीं हुए हैं, तो फिर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी इसको? देखिए, माशी हवाले से इस वक्त जो चैलेंजेस शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को हैं, वो मैं समझता हूँ कि शायद पिछले 74 साल माशी तारीख में इतने सीरियस चैलेंजेस पहले कभी मैंने देखे नहीं। देखिए, रुपया जो है वो तेज़ी से गिर रहा है, तेज़ी से गिरा भी है। शुरू में हमने थोड़ी सी उसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखी थी पहले 1-2 दिन, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी और रुपए में दोनों रिवर्सल्स हमने देखे हैं पिछले 2 या 3 दिनों में। बहुत बड़ा चैलेंज जो है अवाम के हवाले से वो महंगाई का है, और हुकूमत के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डॉलर का फुकदान है। वो डॉलर के रिजर्व जो स्टेट बैंक में इतनी तेजी से गिर रहे हैं, यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि पिछले 1 माह में तकरीबन 4 हफ्तों में जो डॉलर के ज़खायर हैं वो $5 बिलियन गिरे, और अब स्टेट बैंक बैठा है कोई 10.8 बिलियन डॉलर पे, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास स्टेट बैंक के पास इस वक्त 6 या 7 हफ्ते से ज़्यादा के इंपोर्ट के पैसे नहीं बचे हैं। अब अगले 3 महीनों में बजट से पहले
لگ بھگ 3 سے 4 بلین ڈالر کی قرضہ جات کی واپسی کرنی ہے، کوئی 6 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے، تو 9 سے 10 بلین ڈالر کی پیمنٹ سامنے ہے بجٹ سے پہلے یعنی کہ اگلے 3 مہینوں میں۔ تو سچویشن بڑی سنگین ہے، اور مجھے اگر کمپیریزن کرنا ہو تو جہاں 5 یا 6 مہینے پہلے سری لنکا کھڑا تھا، آج شاید پاکستان اسی سٹیج پہ کھڑا ہے۔ I was about to ask this question کہ یہ اب بہت آرٹیکلز بھی اس پہ لکھے جا رہے ہیں کہ سری لنکا کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تھوڑا سمجھائیے گا کہ کمپیریزن کیسے درست ہے، اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ کے خلاف آپ نے ایک نیریٹو کھڑا کیا تو آٹومیٹکلی آپ کو چیلنجز آئیں گے آپ کی اکانومی کے اوپر، لیکن سری لنکا میں جو راجہ پاک سے خاندان نے جس طرح سے وہاں پہ گورنمنٹ کی اور وہاں پہ ایک دم سے ٹیکسز جس طرح سے ختم کر دیے، وہ ایک بڑے ان پاپولر اکانومک ڈیسیژنز تھے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کے معاملات پاکستان کے اندر بھی ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں تو فرینکلی ابھی تک کوئی ڈیسیژنز لیے ہی نہیں گئے۔ دیکھیے، جو بہت بڑی سملیرٹی دونوں ممالک میں نظر آتی ہے وہ ہے بیرونی قرضہ جات کا بوجھ، اور سینٹرل بینک میں، چاہے وہ سری لنکا کا سینٹرل بینک ہو یا پاکستان کا سینٹرل بینک ہو، ان کے پاس ڈالرز کے ذخائر۔ دیکھیے، جب ڈالر کے ذخائر ختم ہونا شروع ہوئے ہیں سری لنکا کے پاس، تو حکومت نے 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالرز ان کے پاس نہیں ہیں، وہ ایندھن نہیں خرید پا رہے ہیں، وہ وہ فرنس آئل نہیں خرید پا رہے ہیں کہ اپنے بجلی گھر جو ہیں ان کو جلا سکیں۔ سری لنکا میں جو بچوں کے ایگزامز تھے وہ ڈیلے کر دیے گئے ہیں کیونکہ کاغذ کی قلت آ گئی ہے۔ سری لنکا کاغذ امپورٹ کرتا ہے، اور امپورٹ کرنے کے لیے سری لنکا کے پاس ڈالرز نہیں بچے ہیں۔ پلاسٹک سری لنکا امپورٹ کرتا تھا، اس کے ڈرائیورز لائسنس ایشو کیے جاتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ڈرائیورز لائسنس نئے ایشو ہونا بند ہو گئے ہیں، اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کا ڈرائیورز لائسنس ایکسپائر ہو رہا ہے تو اس کو رینیو کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ پلاسٹک خرید سکے۔ جو لائف سیونگ ڈرگز کہلاتی ہیں، لیکن سر I'm sorry to cut you, how do we relate this to Pakistan؟ ایسا کیا ہے جو ہمارے ملک کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور ہم سری لنکا سے سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس 10.8 بلین ڈالر اسٹیٹ بینک ہمیں خود بتا رہا ہے کہ اس کے پاس پڑے ہیں۔ اگر آپ اور غور سے دیکھیں تو یہ وہ پیسے ہیں جو سعودی عربیہ نے ہمیں 3-4 بلین ڈالر دیا تھا، 2-3 بلین ڈالر چائنا، جو کہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، جو گورنمنٹ 2 بلین ڈالر اور ممالک سے قرضہ جات تھے۔ تو اگر یہ سارے قرضہ جات کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو یہ ریزروز جو ہیں یہ ریئلی نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے ان ممالک سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو آپ نے ریزروز رکھے ہیں ان کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اگر یہ ڈالرز ریپلینش نہیں ہوتے، اگر ہمیں نئے قرضہ جات نہیں ملتے، اگر نئے ذخائر اسٹیٹ بینک کے اندر جمع نہیں ہو پاتے، تو پھر ہم بھی جو بیرونی امپورٹس کرتے ہیں، تیل کی امپورٹ ہوتی ہے، ہم تو کھانے کی امپورٹ کر رہے ہیں، گندم امپورٹ ہو رہی ہے، چینی امپورٹ ہوتی ہے، پیپر بورڈ امپورٹ ہوتا ہے، ان کی امپورٹ کے لیے پاکستان کی حکومت کے پاس پیسے نہیں بچیں گے، تو پھر ان چیزوں کی قلت شروع ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا آپ سے آخری سوال یہ کہ بتائیے گا کہ ان کے پاس اب انہوں نے یہ چیلنج تو اپنی مرضی سے لیا ہے، عمران خان کو گھر بھجوا کے، یہ پورا ایک سیاسی ٹرموائل کی رسپانسبلٹی اب یہ لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہینڈل کر سکتے ہیں، ان کے پاس شارٹ ٹرم پلان کیا ہونا چاہیے؟ میں سوال سمجھ نہیں پایا، اگر آپ دوہرا دیں۔ فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی شارٹ ٹرم پلان ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے وقتی طور پہ ریلیف دینے کے لیے عوام کو؟ جی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کیا کوئی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر کوئی ایگزسٹ کرتی ہے تو انہوں نے ابھی تک پبلک کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کی۔ ابھی تک امید کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا سعودی عربیہ کا ٹرپ ہوگا، وزیر اعظم صاحب کے چین کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں، وزیر اعظم کا جو مفتاح اسماعیل صاحب کو کہنا کہ وہ IMF کے ساتھ اپنی نیگوشیشن شروع کر دیں، ابھی تک امید کی بات ہو رہی ہے، حکمت عملی کی بات نہیں ہو رہی، اور اگر ہو رہی ہے تو شاید انٹرنل سرکلز میں ہو رہی ہے۔ ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ حکومت کے پاس شارٹ ٹرم کے اوپر کیا حکمت عملی ہے کہ وہ یہ اتنے بڑے سیریس چیلنجز کو فیس کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے۔ ناظرین، شہباز رانا صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں اور بہت آئی اوپننگ سٹوریز کرتے ہیں اکانومی کے اوپر۔ بہت شکریہ شہباز
आपने मुझे ज्वाइन किया। आपसे पहले फ़ारूक सलीम से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उम्मीदें तो बहुत दिला दी हैं इस गवर्नमेंट ने, लेकिन हिकमत अमली क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता। अच्छा, बहुत शुक्रिया मिस बतूल। देखें, उम्मीदें भी हुकूमत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं दिला रही। बड़ा कॉशियस अप्रोच है हुकूमत की, अनलाइक दी पीटीआई गवर्नमेंट। जब बड़े बड़े वादे किए गए थे, आप देखिए अभी कोई बहुत ज़्यादा कोई लंबे चौड़े वादे नहीं किए जा रहे। इमीडिएटली जो हुकूमत बात ये कर रही है कि ठीक है, एक क्राइसिस की सूरत हाल में हम हैं और हम इस क्राइसिस से निकलने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक इनकी स्ट्रेटेजी की बात है तो लग ऐसे रहा है कि कुछ तो जो फील गुड फैक्टर इन्होंने देने की कोशिश की है। जैसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो चीनी की कीमत में कमी कर दी, फिर घी की कीमत में ये कोई 205 रुपए फी लीटर या फी किलो कमी करने जा रहे हैं। इस तरह के कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि पाकिस्तान का जो गरीब तरीन तबका या गरीब तबका है उनको रिलीफ देगा। लेकिन जो ओवरऑल पाकिस्तान की मैशियत को जो इस वक्त चैलेंजेस का सामना है, उसका जो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही है कि हुकूमत जो है वो IMF के ऊपर और जो बायलैटरल जो हमें कर्जे मिलते हैं फ्रेंडली कंट्रीज जैसे कि चीन, सऊदी अरेबिया, उसके ऊपर रिलाई करने जा रही है। और इसी सिलसिले में आज रात जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो है वज़ीर ख़जाना वो और वज़ीर मुमलिकत जो हैं डॉक्टर आयशा पाशा वो आज वाशिंगटन जा रहे हैं। तो जो भी हुकूमत की हिकमत अमली होगी, जो भी क्राइसिस को हैंडल करना होगा, वो डिपेंड करेगा कि IMF जो है वो आगे से कैसे रिस्पॉन्ड देता है। IMF के साथ इनकी जो मीटिंग्स हैं, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है हाईएस्ट लेवल पे उनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके साथ, और बाकी स्टाफ लेवल नेगोशिएशन भी होगी। तो लग ऐसे रहा है कि इन द शॉर्ट टर्म काफ़ी मसाइल सीरियस हैं जो हुकूमत की इकॉनमी को इसको मिली है जिस हालत में। तो 3 से 4 माह में आपको मुश्किलात नज़र आएंगी, कोई इमीडिएट आपको रिलीफ नज़र नहीं आएगा। और एक और जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमें शायद इस वक्त कोई रिलीफ की बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन भी बिल्ड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के पास फिजिकल स्पेस नहीं है। और पहले हुकूमत जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सब्सिडी दे रही है वो अब जो है इसकी फौरी तौर पर वापस होगी। मे बी ये यकम से हुकूमत कर ले या उससे अगली फोर्टनाइटली जब भी प्राइसेस डिटरमिन होगी, फौरी करते हैं, यकदम करते हैं या ये साथ में करते हैं। बट ये सारी चीज़ें अगले जो हफ्ते के दरमियान जो नेक्स्ट एक 7-8 दिन है तक ये क्लियर हो जाएंगी, जब पाकिस्तान और IMF की बाकायदा तौर पर जो हाईएस्ट लेवल पे इनकी मुलाकातें हो जाएंगी और वहाँ से जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है शहबाज, ये बताइएगा कि ये जो मुआवजा किया जा रहा है श्रीलंका के साथ कि डॉलर के ज़खायर अगर कम पड़ जाएं या उनकी अवेलेबिलिटी, और अब श्रीलंका में भी इसी तरह की पॉलिसी इख्तियार की गई, ये मुआवजा ठीक है कि जिस तरह वो डिफ़ॉल्ट हुआ, खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी ऐसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जो इस तरह गैर मुल्की कर्जों की और इवन के डोमेस्टिक लोन्स है उसकी जो सूरत है वो काफ़ी पेचीदा है। अभी हुकूमत जो है वो डोमेस्टिक लोन्स तो इसको मिल रही है, कॉस्ट की परवाह नहीं कर रही, और जो गैर मुल्की कर्जे हैं वो भी ये तवातर से लिए जा रही है, चाहे ये हुकूमत नए वाली है ये लेने जा रही है और पिछली वाली हुकूमत ने जितने ली है। तो जो इस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको जो श्रीलंका की सूरत हाल है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। अब फौरी तौर पर तो शायद वहां पे ना खड़े हों। जो अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो श्रीलंका का गैर मुल्की कर्जा है वो उसका अनसस्टेनेबल हो गया, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि ये इनके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान की डेट बेयरिंग कैपेसिटी है वो डिटीरियोरेट हो रही है। तो जहां पे जिस मंजिल पे, ऐसी मंजिल जिसके पे कोई भी पहुंचना नहीं चाहता, जिस मंजिल पे श्रीलंका पहुंच चुका है, पाकिस्तान उस रास्ते पे गामजन है। अगर और वही की सूरत है बचने की कि अपनी जो हुकूमती पॉलिसीज हैं, जो PMLN की भी पिछली हुकूमत में कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और PTI ने भी बाय एंड लार्ज गैर मुल्की कर्जों की और बाकी जो पॉलिसी थी वो PMLN वाली ही जारी रखी। अगर ये पॉलिसी चेंज नहीं होती, नई गवर्नमेंट की भी यही रवश रहती है, कोई भी नई हुकूमत आती है उसको हम 3 से 4 माह देते हैं, इसलिए कि उसको जो चीज़ों को संभालना होता है शॉर्ट टर्म में, उसके पास ऑप्शन नहीं होती। तो अभी तो हम शायद इस बात की इतनी तनकीद ना करें कि ये गैर मुल्की कर्जे ले रहे हैं और IMF के प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर ये सूरत हाल आगे जाके भी ऐसे ही रहती है तो शायद फिर अल्लाह ना करे फिर हम श्रीलंका वाली सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि रिपोर्ट में ये भी कहा कि यूक्रेन रूस जंग की वजह से आलमी इंसानी बहरान पैदा हुआ, इस तनाज़े की वजह से आलमी मईशत सुस्त रवी का शिकार है, इसकी वजह से अशिया की आलमी कीमतें, तजारत और माली वसाइल पर मनफी असरात मुरतब हुए। तो अगर IMF खुद आगाह है तो उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो फिर इस मुश्किल में क्यों पड़ जाते हैं, ये थोड़ा समझाइएगा कि एक तरफ आपको पता है कि इंटरनेशनल प्रेशर आपने उसके मुताबिक अपनी इकॉनमी को डील करना है, और दूसरी तरफ आपके इंटरनल प्रेशर्स हैं, फिर क्या फिर जो ये मीटिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मीटिंग में इस हवाले से हम क्या ऐसा निकाल सकते हैं जो हमारे फेवर में जाए?
देखिए एक बात ध्यान में रखिए, IMF का जो दो बुनियादी पर्पसेस हैं, ये पहला जो सबका उसका पर्पस ये है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल रहे, कोई भी मुल्क जो है वो दिवालिया ना हो। और क्योंकि अगर एक मुल्क दिवालिया होता है और उसका जो, जैसे पाकिस्तान एक बड़ी इकॉनमी है, छोटी इकॉनमी नहीं है, तो उसके जो इफेक्ट आते हैं वो दूसरे असरात जो दूसरे ममालिक के ऊपर भी आते हैं। एक तो ये चीज। दूसरा, एट द एंड ऑफ द डे जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है या एशियाई तरक्याती बैंक है, इट इज लाइक एनी अदर बैंक। आप पाकिस्तान में जो भी प्राइवेट बैंक है आप उनके साथ मुआवजा कर सकते हैं। कोई भी मुल्क या बैंक जब आपको कर्जा देता है तो उसको वो कर्जा वापस चाहिए। जब आप अपनी पाकिस्तान की एज अ कंट्री आप बैलेंस शीट IMF के सामने रखते हैं तो उस बैलेंस शीट के अंदर तो काफी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। हुकूमत को अगर कोई कर्जा मिलता है और $6 अरब का पैकेज IMF ने दिया, $3 अरब अभी भी उसमें डिस्पर्स होना है, तो जब आपको पता होगा कि आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि आप अपना खाना खा सके, तो फिर कर्जा वहां आप कैसे वापस करेंगे? तो फिर उसके ऊपर आ जाती है शराइत। जो शराइत मुतवक्की अब सामने आ रही हैं, जो IMF आपसे मांगेगा, और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी यही होता था। सबसे पहली शर्त तो ये होगी कि आप फ्यूल सब्सिडीज वापस लें। अब आपका सवाल ये होगा जी इतनी महंगाई हो रही है, मैशत जो सुस्त रवि का शिकार है, तो फिर फ्यूल सब्सिडीज क्यों वापस ले? फिर तो गरीब और गरीब तरीन हो जाएगा। अब इसका आंसर ये है कि आप जो भी सब्सिडी दे रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप बैंक से उधार लेके सब्सिडी दे रहे हो, ये सस्टेनेबल नहीं है। और इसी तरह के गैर मुल्की दरमाबादा के जो जखायर है वो भी सस्टेनेबल नहीं है। तो इन दोनों वजूहात की वजह से आपको ये कड़वी गोली बार बार लेनी पड़ रही है, चूंकि जो हुकूमतें होती हैं वो सियासी फैसले करती हैं, वो मैशियत को सामने नहीं रखती, जिसकी वजह से ये बार बार आपको काम करना पड़ता है। फिर बिजली की कीमतें, अब पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट है आज से वो तकरीबन 7 साल पहले था, कोई 480 अरब रुपया था। PMLN की हुकूमत उसको 1150 अरब रुपए पे छोड़ के गई। PTI की हुकूमत ने 3.5 साल में उसको पहुंचा दिया 2500 अरब रुपए से भी ज्यादा। तो IMF तो आपसे कहेगा कि आपकी जो इस वक्त पावर सेक्टर की जो सूरत हाल है वो तो सस्टेनेबल ही नहीं, आप तो बिजली नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो फिर आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं। तो ये वो सारी सूरत हाल होती है जिसमें फिर आपको तजाद नजर आते हैं उनकी पॉलिसीज में और जो वो बात करते हैं उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज राना हमें ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, इसके अलावा करंट अकाउंट खसारा GDP के 5.3% तक पहुंच जाएगा, जबकि हदफ 0.7% मुकर्रर था। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इस आउटलुक रिपोर्ट में सामने आई हैं। और अब देखना है कि जब पाकिस्तान की मौशी टीम IMF से मिलती है तो जो इन्होंने इतनी लड़ाई लड़ के ये गवर्नमेंट हासिल की है, अब इसमें परफॉर्म कितना करते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।